नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा विकास जारी। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास के लिए क्या कुछ परियोजनाएं तैयार की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने शीश नवाया। इसके बाद उन्होंने समागम स्थल पर पहुंचे लाखों की संगत का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शब्द कीर्तन से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु साहिब के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित किए जा रहे समागम स्थल सेक्टर 13 से 17 का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। हरियाणा में सबसे बड़ा धार्मिक कार्य गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने शीश नवाया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने गुरु साहिब के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित हुए समागम स्थल का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आई, उस रास्ते का नामकरण भी श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग रखने जाने का ऐलान किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साड़ी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इस सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब का स्वागत करना है। बज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर बोलो सतनाम। जो बोले सो निहाल। अज पानीपत इस ऐतिहासिक शहर विच न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहांगा अज इस मैदान नूं ऐतिहासिक असी करता है। मैं अपनी गल करन तो पहला एक गल तुहाडे नाल साझा करना चाहना है कि क्यों ना इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रख दईए कि यह मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस तरह कहलावेगा। ते जिहड़ा मुख मार्ग, जिहड़ी सड़क जीटी रोड तो इत्थे समागम स्थल तक आ रही है, जिथों असीं सारे लंघ के आए हाँ, उस रस्ते का नाम, उस मार्ग का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग ये भी रखा जाता है। पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है। अज का दिहाड़ा भी असी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिहाड़ा हो गया है। पानीपत ये वो शहर है जिथे प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी 1507 तो लैके 1515 तक दो बारी इत्थे पहली और दूसरी उदासी वेले उन्हां दा इत्थे आगमन होया ते उन्हां दे आगमन के कारण ही इत्थों की साध संगत ने इत्थे पहली पातशाही गुरुद्वारा यह भी स्थापित किया है। इस करके ये स्थान अपने आप में ऐतिहासिक है। सीएम ने कहा कि यमुनानगर में बनने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है।
जल्द ही कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लड़ते वक्त जिन शस्त्रों का प्रयोग किया उनकी प्रदर्शनी देश भर में लगाई जाएगी। सीएम ने यह फैसला किया है कि इन शस्त्रों को लेकर जाने वाला वाहन हरियाणा सरकार अपनी ओर से भेज देगी। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਨ 1761 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਮਣ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ये स्थान भी ऐतिहासिक है, ये दिन भी ऐतिहासिक है। भाइयों बंधुओं, ये उत्तर भारत, ये गुरुओं की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है। हम देखते हैं सारा, चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सारा इलाका गुरुओं की धरती कहलाता है। गुरुओं ने यहां भ्रमण किया, महापुरुषों की धरती कहलाती है। हमने हरियाणा सरकार में एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, के संतों के, महापुरुषों के विचारों को उनको प्रसार किया जाए। तो जब भी कोई ऐसे विलक्षण किसी संत महापुरुष के जन्मदिन आते हैं, उनकी शताब्दियां आती हैं, अर्ध शताब्दियां आती हैं। हमने देखा होगा कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाशोत्सव, वो भी हमने हरियाणा में मनाया। हमने देखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला प्रकाशोत्सव, वो भी हमने धूमधाम से हरियाणा में मनाया। कोई कार्यक्रम में हुआ तो कोई करनाल में हुआ। हम और भी संत महापुरुष, चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, संत कबीर हैं, इनके भी जयंतियां सरकारी तौर पर हम मनाते हैं। हम चाहते हैं कि संतों के, महापुरुषों के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचने चाहिए। उनके जीवन की प्रेरणा ये हम सबको मिलनी चाहिए। आखिर तो इनके कारण से ही हमारे देश में समाज जो इनके गुण हैं उन गुणों को धारण करता है। एक निर्मल आचार विचार, एक सत्यता, अहिंसा, एक शाश्वत सिद्धांत, ये सारे जीवन में आने चाहिए। त्याग और समर्पण और कुर्बानी का भाव, ये कुर्बानी का भाव भी जिन संतों ने, महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है, और वही आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो उदाहरण ले रहे हैं, कुर्बानी, शहादत, इससे बड़ा कोई उदाहरण ये हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के आज के विचारों से मैं ये समझता हूं कि उनकी स्मृतियां, उनको सहेजने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आई है, उस रास्ते का नामकरण श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग होगा। इसके साथ ही यमुनानगर में बनने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपना बलिदान दिया था। आज उनके 400वें प्रकाश पर्व को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है। इस समागम का मुख्य मकसद भी यही है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के गाथा जन श्री गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा से गहरा नाता रहा है। उन्होंने हरियाणा और पंजाब से होकर 6 गुरु साहिब ने हरियाणा के 32 गुरुद्वारों में अपने चरण रखे। गुरुजी धमतान साहिब, मंजीत साहिब, गढ़ी साहिब, कराह साहिब आदि स्थानों पर पहुंचे। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर जी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादे, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने जीवन के त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है, उस प्रकाश कर रहे हैं। विश्व इतिहास में चाहे धर्म हो,
संस्कृति हो, चाहे की बात हो, गुरु तेग बहादुर जी का जो अद्वितीय स्थान है, उनको हम अपना नतमस्तक होते हैं। उनकी शिक्षाएं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारी जो पहचान है देश की, वो देश की पहचान इन्हीं कारणों से है। भारत की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान अगर बरकरार है तो इस प्रकार के जो हमारे गुरुओं के योगदान हैं उसी में से है। और जब देश गुलाम था, मैं अगर सिख गुरुओं की बात करूं, गुरु नानक देव जी की यात्रा 1469 में ननकाना साहब से शुरू होती थी। आज ननकाना साहब जिसका वो जो स्थान है, देश के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हमारी आस्था आज भी ननकाना साहब के प्रति उतनी ही है। और फिर वो यात्रा बढ़ते बढ़ते और दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का जब वो यात्रा पूरी की उन्होंने, और वो नांदेड़ में 9 अक्टूबर 1708 को ये दशम पातशाही की यात्रा यहां पूरी होती है। लेकिन गुरु साहब ने उस समय कहा कि अब आगे देश स्वरूप गुरु नहीं रहेगा, बल्कि अब गुरु स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उनको ही हम गुरु मानेंगे। और जो श्लोक आता है, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल ते, तभी चलायो पंथ। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की नींव रखी, वो उसी के आधार पर कि अब ये पंथ गुरु ग्रंथ साहब जी को और जो है अपने गुरु के रूप में और हम याद करेंगे सभी 10 गुरुओं के। और उस समय जितने शास्त्र हैं, जितने हमारे उस समय के विचार, कलमबद्ध विचार हैं, वो सब के सब गुरु ग्रंथ साहब जी को सुनने के बाद हमको मिलते हैं। में हमारे जीवन में सद्मार्ग के रूप में हम चलें तो इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का रास्ता हमको मिलता है। सीएम ने बताया कि अंतिम यात्रा भी हरियाणा से होकर निकली। उनके शीश के पीछे औरंगजेब की सेना लगी हुई थी। गुरुजी के चेहरे से मिलते जुलते सोनीपत के बड़खालसा गांव के किसान खुशहाल सिंह दहिया ने अपना शीश कटवा दिया, जिसे लेकर औरंगजेब की सेना दिल्ली चली गई और गुरु साहिब का शीश पंजाब ले जाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे जो काम किया, आखिरी अत्याचार उस समय समाप्त नहीं हुए थे, तो उन्होंने योद्धाओं को योद्धा तैयार किए और उन योद्धाओं को अपनी जो कृपाण है, उस कृपाण का कमान वो अपने योद्धाओं को दिया। और नांदेड़ में तपस्वी बैठे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो माधवदास बैरागी के नाम से उस समय तपस्या कर रहे थे, बंदा सिंह बहादुर को कहा कि अब मुझे तो आखिर शरीर की एक आयु के नाते से उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये कमान संभालो, 5 तीर लो और उत्तर भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जाके समाप्त करो। ये औरंगजेब के अत्याचार ये बहुत लंबे समय तक चले। बंदा सिंह बहादुर वहां से चले और उन्होंने, अब मुझे पता है कि 1708 से 1716 तक 8 साल और यहां जो गुरु पुत्रों का जो अत्याचार किए थे मुगल शासकों ने, उसका बदला लिया और पूरे देश भर में घूम करके और आजादी के लिए वो जो डंका उस समय बजाया, वो आज नहीं बजा है। ये वास्तव में 300-350 साल पहले का ये अभियान ये उस समय शुरू किया था। ये ठीक है कि देश के आजाद होने से पहले मुगलों के बाद अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज करने आ गई, लेकिन ये डंका उस समय बज चुका था। और बहुत हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, अपने समाज के भी सैकड़ों, हजारों, लाखों शहीदों ने काम वो आगे बढ़ाते हुए और आखिर देश को आजाद किया। 1947 में देश आजाद हो गया। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि वो कश्मीर, जिसके कारण से गुरु तेग बहादुर जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, उस कश्मीर की स्थिति लगातार 300-325 साल के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि वहां के कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार अभी भी होते रहे हैं। ये तो उजागर किया अभी हमारे जो कश्मीर फाइल्स फिल्म जो देखी हमने, उसके अंदर उन सब अत्याचारों का वर्णन है। और उन कश्मीरियों को 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। वहां के जो कानून थे, उन कानूनों में एक 370 का जो धारा थी, उसको समाप्त करने की आवाज जब उस समय से उठ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई कि एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, ये लागू होना चाहिए, जो अभी तक लागू नहीं था कश्मीर में। कश्मीर हमारे से अलग बनी रही, लेकिन मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद करता हूं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिनके सदप्रयत्नों से
बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बहुत बड़े विरोध के और 370 धारा को समाप्त कर दिया। मैं आज मानता हूं कि कश्मीर, जिसकी आवाज कश्मीरी हिंदियों ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने उठाई थी, वो जब बात उस समय शुरू हुई थी, आज निश्चित रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा और वहां के हिंदुओं की किसी प्रकार की जो दुविधा है वो समाप्त होगी और निश्चित रूप से ये काम जो पूरा होगा, इस नाते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहनों, अभी देश की आजादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और इस 75 साल के बाद ये जो कार्यक्रम है आज हम कर रहे हैं 400 साला अमृत महोत्सव, ये 400 साला जो प्रकाश उत्सव है ये भी उसी का एक हिस्सा है और उस हिस्से के नाते से आज हमको ये संकल्प लेना है कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान दिया था, उस बलिदान के कारण से इस देश के युवकों को, इस देश की जनता में जो उत्साह, जो जोश, जो स्फूर्ति आई थी, उसको आज हमको बनाकर रखना है और आज बनाकर रखेंगे तो आज देश के लिए शायद मरने की जरूरत तो अब नहीं है, देश आजाद है, लेकिन देश के लिए जीने की, स्वाभिमान से जीने की, कभी इस देश का कोई ना बिगाड़ सके कुछ, ये आवश्यकता आज भी है और आज भी हमको प्रेरणा उसी प्रकार से मिलती रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके 400वें प्रकाश पर्व को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया। मनोहर लाल की ओर से इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, बलिदान, संघर्ष की गाथा, देश की संतों और महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंचे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों और महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हरियाणा सरकार सभी संत और महापुरुषों की जयंती पर प्रकाश पर्व मना रही है। इनसे समाज उनके गुणों को धारण करता है और उनमें त्याग, समर्पण और गुरुवाणी का भाव पैदा होता है। पानीपत ऐतिहासिक धरती रही है। इसी धरती पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाकर एक और इतिहास रचा गया है। हरियाणा सरकार गुरु साहिब के विचारों को सहेजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हम गुरु तेग बहादुर जी का देखते हैं, उनका जन्म अप्रैल 1621 में हुआ। 350 साल उनकी शहादत को भी हो गए हैं, लेकिन आखिर उनको हम याद करते हैं तो क्यों करते हैं? करते इसलिए हैं कि उन्होंने समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। जब आए थे कश्मीरी पंडित कि भी हमें जो है हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक काम करना होगा कि किसी महापुरुष को बलि देनी होगी। और हम देखते हैं कि पास खड़े 8 वर्ष के बालक गुरु साहब के सुपुत्र, जो आगे गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए, उन्होंने कहा कि पिताश्री, ये बलिदान देने वाले महापुरुष और कहीं कोई कौन ढूंढते हो? आप महापुरुष नहीं हो सकते क्या? यानी 8 वर्ष का बालक अपने पिताजी के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। और उस समय गुरुजी को लगा कि नहीं, ये बलिदान मुझे देना चाहिए। उनका बलिदान हुआ और उस बलिदान में हम देखते हैं कि जिस लाल किला से उस समय के एक अत्याचारी शासक ने और ये हुक्म सुनाया था कि गुरु तेग बहादुर जी अगर धर्म नहीं बदलते हैं तो उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, जहां उन्होंने धर्म के खातिर शीश कटाया, वही लाल किले पर आज के शासक ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले उनकी स्मृति में अपना शीश झुकाया है, अपना शीश नमाया है। ये है शासकों का अंतर। आखिर देश गुलामी में आजाद भले हम हो गए, लेकिन एक दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि बहुत वर्षों तक अपने देश का जो सही इतिहास है वो लोगों को बताया नहीं गया। देश के अंदर इतिहास में अगर देखें तो कहीं भी खलनायक भी होते हैं, नायक भी होते हैं। देश के इतिहासकारों ने दुर्भाग्य से खलनायकों को नायक बना के आगे चलाया, नायकों को भुला दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है, अब नायक नायक होंगे। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके वीर बालक, वीर पुत्र बालक शहीद, उनको नायक के रूप में दुनिया याद करेगी। और खलनायक औरंगजेब को आज भी खलनायक के रूप में अब याद करेंगे। जैसे त्रेता युग में
प्रभु रामचंद्र जी एक नायक हुए, रावण एक खलनायक हुए, गुरु तेग बहादुर जी एक नायक हुए और औरंगजेब एक खलनायक हुए। दुनिया याद दोनों को रखेगी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये जो शहादत हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, उनकी अकेले की शहादत नहीं हुई। उनके साथ जो उनके शिष्य, हमें पता है भाई मतीदास जी, उनको जिंदा आरे से चिनवा दिया गया था। उनके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे। इसी प्रकार भाई दयाला जी का, उनको कढ़ाई में उबलते पानी में डाल करके तड़पा तड़पा करके और उनको शहीद किया गया। अगर हम भाई सतीदास जी की बात करते हैं तो रुई के बोरे में उनको डाल करके उस बोरे को आग लगा दी जाती है। यानी किस प्रकार के अत्याचार वहां हुआ, उस समय हुए होंगे, ये इतिहास हमको याद रखना होगा और इस इतिहास में से ही प्रेरणा लेनी होगी कि अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने समाज, उन शाश्वत सिद्धांतों से के साथ कोई समझौता हमको नहीं करना, जिसका रास्ता हमको गुरुओं ने, गुरुपुत्रों ने सबको दिखाया है। आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई परियोजनाएं तैयार की हैं, जिस पर वो एक-एक कर कार्य भी कर रहे हैं। सीएम चुनाव में अपने किए हुए वायदों को पूरा कर रहे हैं। अपने सियासी कार्यकाल के दौरान सीएम का मंतव्य है कि हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य बने, जिसके लिए हरियाणा सरकार संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। और इसी के अंतर्गत सीएम ने पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में प्रदेश को उन्नतशील बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।